दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एटम साइंटिया क्रैशिंग बायोलॉजी में। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 का क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर 8 जो है, यहाँ से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होता है हम लोगों का, यूनिट 3। और इस टोटल यूनिट में जो कि 3 चैप्टर्स कैरी करता है, ठीक। तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये फंक्शन कैसे करता है। अब बात आती है, जो इस यूनिट का पहला चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्या पढ़ा जाएगा? सेल के बारे में पढ़ा ही जाएगा और कैसे देखा जाएगा कि पूरी लाइफ को बनाने की एक यूनिट ये सेल ही है एकमात्र। अगर जो एक सेल है तो वो लाइफ परफॉर्म कर सकती है, एक सेल नहीं है तो ये लाइफ बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम एक सेल ज़रूरी होता है किसी भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। ओके, फिर बात आता है इसके बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए के बारे में हमारे पास चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 9। हेड के साथ बायोमॉलिक्यूल हेड रहेगा उसका। और फिर इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो मिलेगा हम लोग को वो होगा चैप्टर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल, कैसे साइक्लिक प्रोसेस में ये सेल आपस में बनते हैं और कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, उस बारे में बात होगी। अभी देखेंगे कि जो पहला चैप्टर हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, जब मैथियस स्लेडन एंड थियोडोर स्वान अपना हाइपोथेसिस देंगे या फिर सेल थ्योरी आएगा कि सेल तो बना है, जो भी बॉडी है सेल का ही प्रोडक्ट है और सेल से ही बना है। तो लेकिन ये सेल्स आते कहाँ से हैं, इस बारे में कभी कहीं इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो उसी बारे में एट लास्ट पढ़ा जाएगा कि ये नए सेल कैसे बनते हैं, ठीक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हर यूनिट के पहले एक साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो इसमें लिया गया है जीएन रामचंद्रन को। जीएम रामचंद्रन ने प्रोटीन के बारे में काम किया था, प्रोटीन के फील्ड में। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने बताया कि कोलेजन फाइबर एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे पढ़ने पे हम लोग को पता चलेगा। जैसे मैं ये मेडिकल साइंस की बुक पढ़ रहा था, तो काफ़ी अच्छी बुक है, ग्लोब वाइट सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसमें पता चला कि ये जो कोलेजन का फाइबर होता है, ठीक, कोलेजन का जो फाइबर होता है वो स्टील के स्ट्रेंथ जैसा, स्टील जितना स्ट्रेंथ रखता है, ठीक। मतलब कि अगर सेम डायमीटर का स्टील है और सेम डायमीटर का कोलेजन है, दोनों स्ट्रेंथ में, ठीक, स्ट्रेंथ में इक्वल ही होंगे, ठीक। इतना अच्छा ये इसका ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो प्रोटीन के फील्ड में काम किया, इसको मैं बता दूं एक बार फिर से कि रामचंद्रन प्लॉट जो इन्होंने बनाया, ये ग्लोब वाइड इतना यूज़फुल है कि आपने कोई पॉलीपेप्टाइड चेन पिकअप कर लिया, ठीक। उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन से एमिनो एसिड रेजिड्यू ज़्यादा मात्रा में है या फिर कौन कौन से प्रेजेंट हैं, इनके बारे में यहाँ स्टडी बहुत अच्छे तरीके से होती है। दरअसल ये एक ग्राफ होता है और वहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को हम रीड करते हैं। तो जो ग्राफ जब एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड पर्टिकुलर ग्राफ देता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देता है उसका, तो उस हिसाब से हम समझ पाते हैं कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ इन सब के बारे में बहुत डीपली बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट इनको भी देख लेते हैं कि ये लिनस पॉलिंग से एडमायर थे जब इन्होंने कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया था, जब ये कैम्ब्रिज में गए थे। अब बात आती है चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बटा है सेल क्या है, सेल के लिए जो थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस आई, सेल के लिए ओवरव्यू करेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ही सेल हैं जो एक
सेल्स या फिर जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके क्लासिफिकेशन का बेस बनाते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला वही बात देखिए जो मैं यूनिट के बारे में बात किया था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, मतलब कि अगर एक सेल है तो वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है और वो अपने लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि उसे अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात आती है, लिविंग सेल को सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। चूँकि इनका ग्लास का मर्चेंडाइज था तो उस ग्लास के मर्चेंडाइज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते थे बहुत तरह के ग्लासेस। तो बहुत तरह से के ग्लासेस का मतलब ये है कि बहुत तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले ग्लासेस का इनका ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था। तो ये उन ग्लास के थ्रू देख के पहचानने की कोशिश करते थे कि जैसे पुराना ज़माना है तो ये सोचेंगे ना कि कौन से ग्लास में क्लैरिटी कितनी है या फिर क्या चीज़ है, तो आपस में जोड़ के कभी इन्होंने इंसिडेंटली या बाय एक्सीडेंट इन्होंने देख लिया कि लिविंग सेल कैसे होते हैं, इन्होंने देखा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सेल। पहला जो चैप्टर नंबर 8 का है, अब तक तो इंट्रोडक्शन था, अब चैप्टर नंबर 8 के पहले सब हेड पे हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा सॉरी, पहला सब हेड खत्म हो चुका है। अब बात आती है सेल थ्योरी की, सेकंड सब हेड है। तो यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम लिया गया है, मैथियस स्लेडन एंड थियोडोर स्वान। तो स्लेडन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड स्वान जो थे वो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट कह सकते हैं, जूलॉजिस्ट। ओके, मेरे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन प्लीज़ अवॉइड करिएगा, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आगे बढ़ते हैं, स्वान, ये देखिए इस पे मैंने फेसबुक पे क्वेश्चन पोस्ट किया है कि स्वान प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस। देखिए हाइपोथेसिस है यहाँ और यहाँ आगे बात थ्योरी की होगी। ठीक, इन्होंने हाइपोथेसाइज किया कि जो प्लांट और एनिमल हैं वो सेल के बने होते हैं और इसी के प्रोडक्ट भी होते हैं। मतलब कि जो प्लांट बॉडी है वो तो सेल से बना ही है, लेकिन एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं वो सेल के ही प्रोडक्ट से बनते हैं, वो सेल ही बनाता है और कोई नहीं बनाता। ये नहीं कि जो उसकी बॉडी है वो उस प्लांट ने या उस एनिमल ने अपने आप को खुद बनाया, नहीं, वो सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं, लास्ट में दिया है स्लेडन एंड स्वान, जब इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया तो सेल थ्योरी दिया। ठीक, और उन्होंने कहा कि इसी बात को इन्होंने रख दिया, दोनों लोगों ने मिलके हाइपोथेसिस को एक थ्योरी के फॉर्म में दे दिया। ठीक, तो इन्होंने कहा एक्सप्लेन्स एज हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। ये मतलब डिडंट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, मतलब कि इन्होंने ये नहीं क्लियर कर पाया कि नए सेल जो हैं वो कैसे फॉर्म हुए, और इसी बात को आगे चैप्टर नंबर 10 में हम लोग क्लियर करेंगे। एट लास्ट रुडोल्फ विर्को ने इनको इनके जो हाइपोथेसिस थे उनको क्लियर करके थ्योरी को और एक्सपैंड किया और उसे और इफेक्टिव बनाया। तो जो कि आज दो पोस्टुलेट्स में बांटी गई है, जिसमें एक जो उनका हाइपोथेसिस था उसे माना गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड द सेकंड वन इज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि इनका ये जो हाइपोथेसिस था उसे इन्होंने कंप्लीट किया ओमनिस सेलुला इस सेलुला कह के, कि मतलब कि जो नए सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। उसके बाद ओवरव्यू में जो आएगा, ओवरव्यू में आप सेल वॉल या फिर कितने तरह के सेल होते हैं इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है क्रैश कोर्स में ये सब बताना सही नहीं होगा, झूठ मूठ में टाइम किल होगा। इसमें जहाँ तक बात आती है आप देखेंगे कि एक तरह से हम कोशिश करते हैं आउटर स्ट्रक्चर से इंटरनल चलने की बात करते हैं सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में। ठीक, इंटरनल एनवायरनमेंट, दरअसल एक टिपिकल सेल लीजिए तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पड़ेगा। अगर वो प्लांट सेल है तो बाहर सेल वॉल भी एक प्रेजेंट हो सकता है, उसके बीच में अगर जो प्लांट सेल है तो मिडल लैमेला भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें भी वेरिएबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे, मिलेगा। ठीक, और उसके बाद जब अंदर आते हैं मिडल लैमेला के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म,
और उसी में बहुत तरह के ये ऑर्गेनल्स सस्पेंडेंट पाए जाएंगे, और उनमें दो तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सॉरी वो साइड में क्लिक हो गया। तो दो तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो उन दो तरह के ऑर्गेनल्स किस बेसिस पे बांटे गए हैं? वे दो तरह के ऑर्गेनल्स, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड और एक मेम्ब्रेन अनबाउंडेड कह सकते हैं, ठीक, या फिर उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। एक में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक में मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो उसी तरह के दो स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन नहीं जिनमें पाया जाता है, वो होता है राइबोसोम और दूसरा होता है सेंट्रोसोम। इन दोनों पर भी क्वेश्चन मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि अगर मान लीजिए कि इन राइबोसोम में मेम्ब्रेन पाया जाए तो क्या दिक्कतें फेस कर सकता है एक सेल। उसी तरह से सेंट्रोसोम अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हो जाए तो उसको क्या फेस करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हो जाता है, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाता है इफ़, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन्स होंगे, जो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र आरएनए लेके आएगा तो उसको मेम्ब्रेन के अंदर ले जाना पड़ेगा। मेम्ब्रेन के अंदर अगर जो इनटेक होगा तो एक वेसिकल के फॉर्म में होगा, तो एक वेसिकल के फॉर्म में इंटर कराओ, फिर उस एमिनो एसिड रेजिड्यू को अनपैक करो, फिर जाके अगले वाले को अनपैक करो, फिर उससे पॉलीपेप्टाइड, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और इफ़िशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इसको इन्वायरमेंट ने बिना मेम्ब्रेन के रहने दिया। उसी तरह से सेंट्रोसोम को भी समझ लीजिए, अगर जो सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गए तो माइक्रोफाइब्रिल्स जो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होंगे, उनको भी बनाने के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जिससे कि सेल साइकिल भी काफ़ी हद तक लंबी हो जाएगी, सेल डिवीज़न भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को दिखाया गया है यहाँ पे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है कहीं पे एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो वो समझ लीजिएगा कि एरिथ्रोसाइट की ही स्टडी हुई है, सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन इसी का पढ़ाया गया है। इसमें देखिए वेरिएबिलिटी देखिए, यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है, हाँ यहाँ न्यूक्लियस ही नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस हो भी तो वो डिफरेंट शेप कैरी करते हैं। यहाँ न्यूक्लियस बेसल कंडीशन में है, और सेल की जो मॉर्फोलॉजी देखिए कैसा है, यहाँ सेल की मॉर्फोलॉजी देखिए, यहाँ देखिए, मतलब वेरिएबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है सेल में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये फैक्ट्स हैं, जनरल नॉलेज हैं यार, इन सबको याद करो। मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मैं जनरल नॉलेज का एक क्विज़ हुआ था तो मैं उसमें टॉप किया था, और उसमें जो मैंने बुक पढ़ी थी करीब उसमें एक बुक थी 4 रुपए की आती थी उस समय, मेरे टाइम में जब मैं जूनियर क्लासेस में था, तो वो 4 रुपए की उस बुक में ये सब इन्फॉर्मेशन मिले थे। इसीलिए मैं इन सबको कैरी नहीं करना चाहता और बिना मतलब का टाइम नहीं देना चाहता इसमें, चूँकि क्रैश कोर्स है, टाइम कम है, पेपर के करीब है हम लोग, तो टाइम किल करना बेहतर नहीं होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाई बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक, एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रो यहाँ प्रीमिटिव से लिया गया है, ठीक, प्रीमिटिव, ठीक, और कैरियन, कैरियन मतलब न्यूक्लियस हो गया, एक मिनट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस हो गया। और किसी भी वर्ड में जब ये सफिक्स जोड़ते हैं, ठीक, TIC नहीं IC, बस ये सफिक्स जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बियरिंग हो जाता है, ठीक, बियरिंग, ठीक। तो इसका क्या मतलब होगा, प्रीमिटिव, देन न्यूक्लियस, बियरिंग जो सेल होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं,
कैरियोट कहते हैं। ओके, तो इसी बारे में हम बात किए हैं कि प्रोकैरियोट क्या चीज़ है। उसके बाद एक फैक्ट दिया गया है कि ये मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट्स। अब देखिए, जो मैंने पीछे बात किया कि राइबोसोम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाए तो क्या दिक्कतें आएंगी वो समझे हैं। उसके बारे में ज़रा यहाँ कंपेयर करिए कि प्रोकैरियोट्स होते हैं क्या है कि जिनके डीएनए या फिर जीनोम नेकेड होते हैं, ठीक, ये अपने आप को सीधे एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक। अब देखिए जो यूकैरियोट्स हैं उनमें एक इन्वेलप आया, न्यूक्लियर इन्वेलप, और इस न्यूक्लियर इन्वेलप ने यूकैरियोटिक सेल को स्लो डाउन कर दिया सेल डिवीजन में, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अपने आप से सोच सकते हैं, और इतना सोचना चाहिए क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर मैन। आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आपने किताब पढ़ा और रट्टा मार के ख़त्म कर दिया, नहीं, यहाँ चल सकता है। लेकिन देखिए एक मेरे सर ने मुझे समझाया था कि इस एग्ज़ामिनेशन के पहले, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस एग्ज़ामिनेशन के पहले घोड़े, गधे, खच्चर सब दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ सब घोड़े ही पहुँचते हैं फिल्टर करके। तो वहाँ अपने आप को, जब आप अपने आप को एक रेस का घोड़ा बना लेंगे तभी जाके वहाँ आप सरवाइव करने वाले हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। और वो रेस के घोड़े भी आपस में लड़ते हैं तब जाके मार्केट में अपना प्लेस बना पाते हैं। ये बहुत लंबी लड़ाई है। आप अभी आप MBBS करेंगे, MD करेंगे, उसके बाद जाके कहीं जाके आप क्लिनिक ओपन करेंगे या फिर जो भी करेंगे, वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा क्या? तो क्या आपको लगता है कि ये रट्टा मार के चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा आप मानते हैं तो बहुत गलत है। हाँ, रट्टा मारना होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका रट्टा मारना होता है। फैक्ट्स तो आपस में धीरे धीरे जुड़ ही जाते हैं, ठीक। आगे बढ़िए। सॉरी आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी कभी जिस तरह से मैं मोटिवेट कर सकता हूँ मैं उस तरह से बोलूँगा, लेकिन मैं काफ़ी बुरा बोलता हूँ। इट्स ओके, डजंट मैटर। प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। कह रहा है सेल वॉल तो होते हैं प्रोकैरियोट्स के चारों तरफ, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं। यही इनको सबसे छोटे सेल का दर्जा दिला देते हैं, ठीक। कोई भी होगा, ओके। अब देखिए प्रोकैरियोट में सबसे ज़्यादा स्टडी जो किया गया है बैक्टीरिया को किया गया है, तो उसमें देखिए बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक में अगर बात किया जाए तो जीनोमिक डीएनए तो नेकेड होता ही होता है, लेकिन अगर बैक्टीरिया को उसी में बात किया जाए तो जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए भी होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, ठीक, एक्सप्रेस भी करता है, ठीक, एक्सप्रेस करता है। और यही पूरा चैप्टर बेस बनेगा हम लोग का जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस बनेगा। और वही जो पीछे मैं बताया कि कैसे नए सेल फॉर्म होते हैं, वो सेंटेंस बेस बनता है हम लोग के सेल डिवीजन का, ओके। अब बात करते हैं द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। अगर जो उस बैक्टीरिया में ये स्मॉलर सर्कुलर डीएनए है तो ये अपना एक कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर भी देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक। प्रोकैरियोट्स हैव समटाइम यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ठीक। इनमें कभी कभी इंक्लूजन्स भी पाया जाता है, और इस इंक्लूजन को, जो कि मीजोसोम है, इस इंक्लूजन को हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन में, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशंस ही होते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तुरंत वहीं ऐड कर दिया, द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। आपस में ये सेल का जो एनवेलप होता है वो 3 लेयर का बंधा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आउटर मोस्ट तो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर सेल वॉल होता है, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक। ऑल्दो, अब देखिए यहाँ कितना अच्छा बात किया है इन्होंने, ऑल्दो
ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, ठीक, दे एक्ट टुगेदर एज सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। कहने का मतलब क्या है, सेल वॉल है ये, ठीक, उसके आगे मैं ग्लाइकोकैलिक्स का एक लेयर देता हूं और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक पतली सी लेयर है, ठीक है। यहां ग्लाइकोकैलिक्स आप कभी पढ़ेंगे तो ये कभी कभी स्लाइमी होता है, तो जो चिपकने या फिर ग्लू के फॉर्म में वर्क करता है। सेल वॉल रप्चर या बर्स्टिंग से बचाता है, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, कहीं कहीं ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के फॉर्म में भी काम करता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल हो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो यहाँ ये तीनों अपने डिस्टिंक्ट फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों की बात करें तो क्या है, ये प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं। तीनों मिलके आपस में एक इन्वेलप बना के प्रोटेक्शन का काम जरूर करते हैं, ठीक। ये हो सकता है ग्लू का काम ना करे जब फ्रीली मूव कर रहा है बैक्टीरिया, हो सकता है कि ऑस्मोसिस बहुत ही बेहतर हो, एकदम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हो बैक्टीरिया, तब सेल वॉल का भी बहुत काम नहीं है। लेकिन ये तीनों उस समय भी प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं कि नहीं, बस यही बात यहाँ समझाया गया है। बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम स्टेनिंग कैरी करता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता वो ग्राम नेगेटिव होता है। तो और इसके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ डीप नहीं जाने वाला, अभी इसी में इतना टाइम किल हो गया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन, ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन में डिफर कर सकता है, थिकनेस भी डिफर कर सकता है अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग ग्लाइकोकैलिक्स कैरी करते हैं, ठीक, और उनकी थिकनेस भी वेरी कर सकती है, ठीक, थिकनेस भी वेरी कर सकती है। इट कुड बी लूज शीथ भी हो सकता है, जिसे हम स्लाइम लेयर कह सकते हैं, और कभी कभी ये टफ हो जाते हैं तो कैप्सूल कहते हैं। देखिए टफ ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल कहा जा रहा है, सेल वॉल उसके बाद आता है, ठीक, वो चीज़। अब सेल वॉल के बारे में यहाँ अब आप खुद देखिए तो बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। मीजोसोम आ गया, जिसकी बात हमने किया था, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, मतलब कि सेल के अंदर साइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक वो बना देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडिफिकेशन है और यही स्ट्रक्चर मीजोसोम बोला जाता है। अब ज़रा बताइए, मीजोसोम ये बना तो इससे पहला फ़ायदा तो जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो यही आ रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ये क्या क्या और काम कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ाएगा कि नहीं। अगर मैं कहूँ, अब यही मुझे लगता है कि क्रैश कोर्स में और उन सब चीज़ों में मेरा जो नेक्स्ट सीरीज आएगा स्प्लैश कोर्स, तो स्प्लैश और क्रैश में यही डिफरेंस होगा कि मैंने कह दिया कि ओवरऑल एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ओवरऑल एक्टिविटी में मैं वहाँ अलग समझाऊंगा कि एंजाइम की एक्टिविटी, ब्रीदिंग या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्टिविटी, और जो भी रिएक्शंस हैं उनकी एक्टिविटी ये इंक्रीज करेगा। सिंथेसिस की एक्टिविटी जो इसमें दिया है, इन सब में यही डिफरेंस होना चाहिए कि अगर मैं एक्टिविटी कह रहा हूँ तो इन सब चीज़ों को अब तक आप क्लियर कर लेना होता है आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आपको बिल्कुल डीप थिंकिंग में पढ़ने की ज़रूरत है। बुक को आप फिर से पूरा पढ़िए, क्रैश कोर्स अभी आपके लिए नहीं बना, ठीक। और फ़ायदा आप पूरे बुक को पढ़ेंगे तभी आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। कुछ एक्सटेंशंस भी होते हैं जो कि वेसिकल भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल भी हो सकते हैं और लैमेलाई भी हो सकते हैं। अब देखिए एट लास्ट ये क्या कह रहा है, दे हेल्प इन। अब इन टोटल का काम क्या होता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकते हैं, जो कि डॉटर सेल में बांटने के काम आता है। जो यहाँ पे वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ट्यूब्यूल्स में दरअसल स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है, ठीक। तो उन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है।
They also help in respiration, secretion process, increase surface area of the plasma membrane and enzymatic content. ओके, अब आप बात करते हैं, ये कभी कभी क्रोमेटोफोर्स के फॉर्म में भी होते हैं, वेसिकल्स कह सकते हैं। तो क्रोमेटोफोर फिर वही चीज़ है, 4 को मैंने चैप्टर नंबर 3 या 4 में ही बताया था शायद। 4 मीन्स भी कैरियर ही होता है और क्रोमा मीन्स कलरिंग सब्सटेंस होता है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है, ठीक, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई सब्सटेंस या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल है तो उसमें 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ये टोटल अंदर से बाहर की तरफ शो किया गया है, इसीलिए मैं यहाँ एरो लगा दिया हूँ, ठीक। तो बेसल बॉडी सबसे अंदर होता है, फिर इस लेयर में आपका कहीं हुक होगा, ठीक, और उसके बाद यहाँ से फिलामेंट ऊज आउट होता है या इमर्ज आउट होता है, सॉरी, ऊज आउट जहाँ फोर्सफुली किसी चीज़ को सिक्रेट किया जाए उसे ऊज कहते हैं, प्रेशर के थ्रू सिक्रेट किया जाए, जबकि यहाँ तो ये अपने आप बनता है, इमर्ज होता है, ठीक। यहीं फिर इसके बैक्टीरिया के जो आउटर कवरिंग है उस पर आप पाइली भी पा सकते हैं। पाइली का एक इलोंगेटेड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और फाइबर में डिफरेंस है, पाइली और फिम्ब्री, ठीक। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये फाइबर्स हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वहाँ है ही नहीं तो ये किससे रहेगा अटैच, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच रहेगा, और इसमें 50S एंड 30S सब यूनिट होता है, और टुगेदर 70S सब यूनिट, 70S में 70S पे ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। 70S का मतलब क्या है, सिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक। सिडबर्ग स्पेलिंग मुझे नहीं याद आ रही है, सॉरी, SVID ऐसा कुछ होता है, जो भी हो, स्विडबर्ग यूनिट होता है। इनका दरअसल मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा राइबोसोम में एक बड़ा सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। अगर मैं इसे कोई सेल लिया और उसमें से मुझे इस राइबोसोम को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो सबसे अच्छा मेथड यहाँ सेंट्रीफ्यूजेशन इस समय यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं पूरे राइबोसोम को इकट्ठे, मतलब इन दोनों सब यूनिट को एक साथ पूरे एक क्या कहते हैं, इंटैक्ट राइबोसोम को हम प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाना चाहें तो वहाँ 70S कोफिशिएंट जो होता है उस पर हम प्रेसिपिटेट करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 70S प्रेसिपिटेट कहता है, या फिर कुछ इस तरह से कहता है कि इसको, ये जो लिक्विड सब्सटेंस है, इसको इतने RPM पर इतने मिनट के लिए आप रन कराओ, तो वो उतने RPM पे उतने मिनट के लिए बहुत तेज़ से रन कराता है, और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की वजह से ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है। अगर इनको एजिटेट करके तोड़ दिया गया, इनके दोनों सब यूनिट अलग अलग कर दिए गए, तो मान लीजिए ये पहले तो इसे जब 70S के फॉर्म में है तो कुछ स्पेशल एजिटेटर लेके इनको तोड़ा जाता है, इन राइबोसोम्स को। तो इनका जो बड़ा सब यूनिट होता है, पहले हम 30S सब यूनिट पे रन कराएंगे। 30S सब यूनिट के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर RPM और कितने मिनट के लिए होगा उस पर रन करा देंगे। तो 30S सब यूनिट सेडिमेंट के फॉर्म में आ गया, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया, उसे हम आउट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, फिर हम 50S के लिए अलग RPM और अलग मिनट पे हम रन करा देंगे सेंट्रीफ्यूजर को, तो फिर वो 50S सब यूनिट में लार्जर जो वो पार्ट है वो भी आउट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। ये आपस में जुड़ के बहुत लंबा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जिसे पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम हम कहते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताया गया है यहाँ कुछ। तो इंक्लूजन बॉडी वही है कि अंदर की तरफ इनगल्फ हुए वेसिकल के फॉर्म में जो बॉडीज होते हैं, बस वही इंक्लूजन बॉडी हैं, जो भी हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल अब आ रहा है।
अब इसमें यहाँ फिर वही चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताई जाती है, इसीलिए मैंने कुछ वो नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर्टिकुलर एक टिपिकल प्लांट सेल दिखाया गया है। यहाँ इस स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दीजिएगा, जो सेल वॉल है आपका, ठीक। यहाँ मिडिल लैमेला है और ये 90% वैक्यूल कैरी करता है और इनमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, पता नहीं इसने शो किया कि हाँ, क्लोरोप्लास्ट इसने यहाँ शो किया है। ये चीज़ें आपको अगले इमेज में नहीं मिलने वाली यहाँ, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक। अब इसे ध्यान दे दीजिए, सेंट्रियोल यहाँ नहीं है, ठीक, सेंट्रियोल यहाँ नहीं है। और कुछ बच रहा है क्या? मिडिल लैमेला भी यहाँ नहीं पाया जाएगा, वो तो सेल वॉल का ही स्ट्रक्चर मान लिया जाता है। विलाई देखिए, विलाई यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक। यहाँ ट्राइकोम्स वगैरह मिलते हैं प्रोजेक्शन, लेकिन विलाई का जो फॉर्म होता है वो बात अलग होती है। और कुछ भी बच रहा है क्या यहाँ? चलिए, छूट रहा होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। मुझे तो नहीं लग रहा है जहाँ तक, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन। अब हम धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मैंने गिनाया था, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो भी चीज़ें होती हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ चुका है, वहाँ सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक। तो यहाँ दे दिया गया है, स्पेशली इन ह्यूमन ब्लड सेल, स्पेशली ह्यूमन ब्लड सेल की बात की जाएगी। और यहाँ मेजर कह रहा है कि लिपिड्स, जो कि फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में होते हैं। और अभी आप कंपोजिशन देखेंगे तो मोर देन 50% कंपोजिशन प्रोटीन होगा वहाँ, ठीक, प्रोटीन होगा, ठीक। और 40 से 50 के बीच में, या फिर 40 ही होगा परसेंट, वहाँ लिपिड होगा। लेकिन दरअसल बात यह है कि बेस मटेरियल यहाँ ग्राउंड सब्सटेंस लिपिड्स ही होते हैं। अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, ऊपर की तरफ पोलर हेड होते हैं, तो इसलिए उसको मेजॉरिटी मान लिया गया। अरेंज्ड इन बाइलेयर, मतलब कि 2 लेयर आपस में अरेंज होते हैं इस तरह से। देखिए, ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, और ये पोलर हेड है। पोलर हेड्स मैं बना दे रहा हूँ इस तरह से, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर हो गए, ठीक। उसी तरह से यहाँ पोलर हेड बना दे रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल हो गए, यहाँ पोलर हेड हो गया, और ये हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये बाइलेयर बनाते हैं, 2 लेयर में अरेंज्ड रहते हैं, विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स इनर साइड। देखिए यहाँ कितना कंफ्यूजिंग है कि कह दिया पोलर हेड टुवर्ड आउटर साइड। आउटर साइड का कोई बच्चा तो ये भी समझ सकता है ना, कोई स्टूडेंट, कि हो गया ये आउटर साइड हो गया पोलर हेड, और ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है इनर साइड हो गया। लेकिन फिर ये बाई लेयर में कैसे अरेंज हो गया? तो फिर इसे पोलर हेड बाहर साइड कर दिया और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर साइड कर। तो ये ऐसी बात नहीं होती है। इसे कह सकते हैं आप कि पोलर हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्टेंट एक्सट्रीमिटीज पे होती हैं, ठीक, डिस्टेंट एक्सट्रीमिटीज के, मतलब कि ये इस एक्सट्रीमिटीज पे और ये इस एक्सट्रीमिटी पे, दोनों बाउंड्री की तरफ पोलर हेड्स ही होते हैं, ठीक। अब बात आती है, और पोलर जो हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं वो बीच में होते हैं। और कभी कभी इसे सबसे पहले धीरे धीरे ये सिंगर एंड निकोलसन ने काफ़ी हाइपोथेसिस पर काम करके दिया। उसके पहले था सैंडविच मॉडल, तो ये दरअसल सैंडविच ही बोला गया है, ठीक। तो सैंडविच की तरह ही होते हैं ये, और बीच में कहीं कहीं आपके पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ बीच में कंप्रेस्ड रहते हैं उसमें। ओह सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इस पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स भी होते हैं। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली डिफरेंट सेल टाइप। और क्यों ना वेरी करे भाई, जैसा एनवायरनमेंट होगा उस तरह से सेल अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा। बॉडी के जिस पार्ट में जिस चीज़ की ज़्यादा होगी उस तरह के जीन का एक्सप्रेशन होता है, और सेल उसी तरह का प्रोडक्ट बना के अपने आप को मॉडिफाई करता है,
बस इसीलिए डिफरेंट तो होगा ही, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली, एंड देखिए अब मैं क्या बोलूँ, 52% ऑफ द प्रोटीन एंड 40% ऑफ द लिपिड, ठीक ना। तो वही बात हो गई कि आपने यहाँ कह दिया कि मेजर लिपिड्स होते हैं और यहाँ 52% प्रोटीन बता रहे हैं, ठीक। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ इस मैटर में कहा गया कि मेजोरिटी जो होते हैं, जो लिपिड जो होते हैं वो मेजोरिटी में फॉस्फोलिपिड होते हैं। ओके, आई एम सॉरी, इट्स ओके। देखते हैं आगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है, रेड वाला स्ट्रक्चर, ठीक। ये बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। देखिए ये लाइट ब्लू वाले पोलर हेड हैं और ये अंदर वाले हाइड्रोफोबिक टेल हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये टिल्टेड स्ट्रक्चर होते हैं लिपिड के ही, ठीक। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये थ्रू आउट होता है। इंटीग्रल प्रोटीन एकदम बीच में क्रॉस ओवर करते हैं, यही प्रोटीन चैनल वगैरह बनाते हैं, या फिर जो भी एक्वापोरिन्स वगैरह होते हैं इन्हीं से बनते हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, इसको दिया सिंगर एंड निकोलसन ने, और इसे कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोज़ेक क्या होता है? फ्लूइड तो जानते ही हैं, लिक्विडिटी इसमें होगी, मतलब कि ये अपनी कंसिस्टेंसी में फ्लो करता रहेगा, मतलब ये एक जगह फिक्स नहीं है। ये पोलर हेड आगे मूव भी कर सकता है, दूसरी तरफ मूव भी करता है, जिससे कि इंक्लूजन में या फिर किसी भी चीज़ के सिक्रीशन में या फिर प्रेशर से भी बचाएगा, बर्स्टिंग से भी बचाएगा। तो इसलिए इसको फ्लूइडी रखा सेल ने अपने इवोल्यूशन के थ्रू आउट द इवोल्यूशन। और फिर मोज़ेक का बात ये होता है, मोज़ेक जब ये टाइल्स को एक तरह से मोज़ेक भी कहते हैं, तो जब आप अपने घर के दीवारों पे टाइल्स देखेंगे तो वो एक मोज़ेक फॉर्म कर रहे होते हैं। मोज़ेक मीन्स छोटे छोटे टाइल्स से मिला के बनाई गई कोई इमेज, वही चीज़ है। अगर यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ से पिकअप करने की कोशिश करूँ, ये पोर्शन, ये इतना पोर्शन मैं लेके आपको सीधा बाहर दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये कैसे आपको दिखेगा? ये राउंडेज मोज़ेक स्ट्रक्चर में दिखेगा कि नहीं? बहुत सारे गोल प्लेट्स आपस में रखे हुए हैं जोड़ के, बस वहीं कहीं आपको ये इंटीग्रल प्रोटीन दिख जाएगा, लेकिन फिर साइड में उसको ये फॉस्फोलिपिड उसे कवर अप किए रहेगा या फिर सराउंड किए रहेगा, यही चीज़ है। तो इसी स्ट्रक्चर को मोज़ेक बोलते हैं। कभी आप मोज़ेक सर्च कर लीजिए, काम ध्यान आ जाएगा, और उसके बाद कभी भूलेगा नहीं। क्वासी मीन्स एकमात्र मतलब होता है लाइक, ठीक। फ्लूइड लाइक नेचर कैरी करता है, बस ये समझ में आया। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, ठीक। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ये फ्लूइड नेचर इसमें हेल्प करता है, जो हमने पीछे बोला है अभी जस्ट कुछ देर पहले, पिछले चैप्टर जो ये मोज़ेक मॉडल में बोल रहा था तो तभी बोला है। अब मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस क्लियरली मैं प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर में आएगा वो, उसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ टाइम किल करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। नेचुरल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखिए हम लोग समझ रहे, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब ये पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, तो आखिर यहाँ से सब्सटेंस कैसे मूव करेंगे? तो यहाँ से आराम से न्यूट्रल सब्सटेंस मूव कर सकते हैं, ठीक। वाटर भी मूव करता है कुछ हद तक, ठीक। वाटर के लिए एक्वापोरिन्स वहाँ होते ही हैं, ठीक, और वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग। और यही जब वाटर मूव करता है, वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको ऑस्मोसिस नाम दिया जाता है। बस सीधी सी बात, यहाँ डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया। मुझे लगता है केमिस्ट्री में काफ़ी काम आएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बाद में पढ़ेंगे उसी चैप्टर में जहाँ मैंने कहा था।
एक मिनट मैं ज़रा इसे इरेज कर दूं। अब बात करते हैं एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि एल्गी एक्सेट्रा के जो सेल वॉल्स होते हैं उसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा पाए जा सकते हैं। और वहीं अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की बात होगी तो प्राइमरी सेल वॉल समझ लीजिए फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, फ्लेक्सी होता है, फ्लेक्सी होता है और ये ग्रोथ भी कर सकता है। भाई प्लांट को तो बढ़ना ही है ना, जब नियोनेट रहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा बढ़ना होगा। और सेल वॉल का तो कैरेक्टर ही है कि सेल प्लांट सेल का तो कैरेक्टर ही है सेल वॉल बनाएगा। तो वो प्राइमरी सेल कुछ फ्लेक्सिबल होता है, बाद में वो हट के सेकेंडरी सेल वॉल आ जाता है। ठीक, और वो टुवार्ड्स मेम्ब्रेन फॉर्म होता है जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। वही मीजोसोम, जहाँ वहाँ मीजोसोम मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया गया है कि ये सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, तो वही सेल वॉल फॉर्मेशन का में हेल्प करते हैं। वहीं बीच में होती है मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। देखिए यहाँ पैक्टिन्स आ गया। ठीक, यही कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नीवरिंग सेल टुगेदर। मतलब कि ये सेल्स को आपस में बांधने का काम करता है और इससे ही प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस थ्रू करता है और आपस में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो पाता है। अब बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या है, जैसे कह रहा है कि मेनी ऑफ दीज कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसी से लगा हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कहीं कहीं इसी से लगा हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाता है आपको। तो इसीलिए इन सबको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रख लिया गया है। अब चूंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो लेक्चर 45 मिनट्स के अराउंड हो गया होगा, तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है और फिर एडिट करने में भी दिक्कत होता है, सेव करने में भी दिक्कत होता है। चूँकि मेरा कंप्यूटर बहुत पुराना है और लो प्रोसेसर है, तो इसलिए अब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो चूज़ करने के लिए। एंड हाँ प्लीज़ एक या दो भी फैक्ट आप लोग को क्लियर हो जाए तो लाइक कर सकते हैं। समझ लीजिए कि फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपके एक लाइक से कुछ मिल सकता है, तो बिल्कुल उसमें हेल्प करना चाहिए। और ये तो मोरालिटी है। और हाँ, आगे आपको कुछ और फैक्ट्स मिल जाए इसके लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।